हेलो एवरीवन, माय नेम रविंदर सेवक और आपका स्वागत है इक्विलिब्रियम स्टडीज़ के चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परिपथ विश्लेषण। तो परिपथ विश्लेषण से पहले हमें जानना होगा कि परिपथ या सर्किट होता क्या चीज़ है। सर्किट जिस प्रकार प्रतिरोध, डायोड, कैपेसिटर, इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रतिबाधाएं होती है, इनको एक किसी निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए एक सर्किट को सर्किट कहा जाता है या परिपथ कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क या फिर जाल। तो इसके अकॉर्डिंग जो परिपथ के जो स्टडी करेंगे हम, उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इनकी जनरल डेफिनेशंस कि सर्किट क्या चीज़ होती है, इसमें वोल्टेज स्रोत क्या रहता है या सोर्स के रूप में धारा का मान क्या लिया जाता है, और इसी तरह से जो प्रतिबाधाएं हैं इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जाल क्या है, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क है इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ एक बंद पार्ट जिसमें कुछ टर्मिनल होते हैं, जिसमें दो टर्मिनल बोले जाते हैं इनपुट के लिए और दो टर्मिनल रहते हैं आउटपुट के लिए। तो नेटवर्क को इन टर्मिनल के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला रहता है चतुर्थ टर्मिनल, दूसरा रहता है त्रिटर्मिनल और द्विटर्मिनल। तो 4 टर्मिनल, 3 टर्मिनल और 2 टर्मिनल, ये चीज़ें बेस है केवल और केवल इसके अंदर दी जाने वाली एनर्जी के रूप में। यानी ये पूरा पार्ट हमारा हो गया नेटवर्क, और इसमें जो हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के लिए 1 का शो करते हैं और आउटपुट के लिए 2 शो करते हैं। जनरली किसी भी सर्किट में आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट आपको बताया जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा आउटपुट। तो चतुर्थ टर्मिनल में 2 ही इनपुट होते हैं और 2 ही होते हैं आउटपुट। जब इसमें इनपुट्स के कोई भी एनर्जी हम देते हैं, तो सोर्स है हम वोल्टेज सोर्स और दूसरा हम लेते हैं करंट सोर्स। ये दोनों सोर्स है जो हम किसी भी नेटवर्क के लिए इनपुट देने के लिए काम में लेते हैं। अब जो टर्मिनल के आधार पर नेटवर्क को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसमें चतुर्थ टर्मिनल उसे कहेंगे जिसमें 2 इनपुट रहे और 2 आउटपुट रहे। सेकंड जो आता है हमारा 3 टर्मिनल, उसके अंदर इस नेटवर्क में जो 2 इनपुट आते हैं उसमें से किसी एक इनपुट और किसी भी एक आउटपुट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से जब इन्हें इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए कि एक इनपुट और एक आउटपुट को उभयनिष्ठ कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से बना हुआ जो सर्किट बनेगा उसे हम कहेंगे त्रिटर्मिनल। द्विटर्मिनल के अंदर हमें लघुपतित करना पड़ता है आउटपुट वोल्टेज को, जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है, इसके दोनों पार्ट को हम लघुपतित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रकार के 3 टर्मिनल के अकॉर्डिंग ये नेटवर्क डिसाइड किए जाते हैं। मोस्टली जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं वो लगभग सारे के सारे चतुर्थ टर्मिनल या 4 टर्मिनल है नेटवर्क का, वो पढ़ेंगे। तो ये एक जो सर्किट बनता है, इसके लिए हमें जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं
कि जो सोर्स यूज करते हैं उसमें एक रहता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा रहता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स में हम किसी भी टर्मिनल के अंदर जब इनपुट देते हैं तो उस इनपुट देने के दौरान उस सर्किट के अंदर जो आंतरिक प्रतिबाधाएं उत्पन्न होती है उसे हम मानते हैं कि ये जो आंतरिक प्रतिबाधाएं हैं वो श्रेणी क्रम में लगी होती है। जब आंतरिक प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में लगी होती है जिसके कारण वोल्टेज के अंदर डिफरेंस उत्पन्न होता है और इसी से निजात पाने के लिए हम एक बाह्य लोड लगाते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं जेल एल से और इसे लिखते हैं आर इन से। इसका इफेक्ट क्या रहता है? जब आप किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स लगाते हो तो हम एक आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में जेड इन को श्रेणी क्रम में संयोजित मानते हैं और उससे निजात पाने के हम एक बाह्य लोड लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो वोल्टता में आर इन के कारण जो परिवर्तित हो रहा है वो बाह्य लोड के कारण अब परिवर्तित होगा। यानी कि ये श्रेणी क्रम में इसके प्रतिरोध से लगने से मतलब ये है कि जब बाह्य लोड लगा देंगे तो आंतरिक प्रतिबाधा है इसके ऊपर वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि डायरेक्टली ये बाह्य लोड पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आपको आउटपुट के अंदर वोल्टेज के अंदर कोई भी चेंज चाहिए तो उसके लिए आप बाह्य लोड को चेंज करोगे तो उससे ये चेंज प्राप्त हो जाएगा। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे? जिसमें इस प्रकार की आंतरिक प्रतिबाधा उपस्थित ही न हो, तो इस प्रकार के सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर आदर्श वोल्टता स्रोत कहेंगे। और सेम चीज रहती है करंट के लिए। करंट सोर्स में फर्क इतना ही रहता है सिर्फ कि इसमें जो आंतरिक प्रतिबाधा उत्पन्न होती है उसे हम ये मानते हैं कि ये दोनों टर्मिनल से समांतर क्रम में एक अनंत माप का प्रतिरोध जुड़ा है। यदि प्रतिरोध अनंत माप का जुड़ा है तो बाह्य लोड के कारण इसके ऊपर इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार के करंट सोर्स को हम कह देंगे आइडियल करंट सोर्स। लेकिन वास्तव में एक अनंत प्रकार का हम रेजिस्टेंस है वो उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके लिए आइडियल के रूप में या रियल जो वास्तविक स्थितियां रहती है उसके लिए हम किसी भी माप का एक आर इन है वो आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में समांतर क्रम में संयोजित एक प्रतिरोध लेते हैं आर इन। और सेम जिस तरह से वोल्टेज सोर्स के लिए हमें बाह्य लोड लगाने की आवश्यकता पड़ी थी, उसी प्रकार करंट सोर्स के लिए भी हमें बाह्य लोड है वो जेड एल लगाना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यही रहेगी कि अब जो इसमें धारा में जो परिवर्तन है वो आर इन की अपेक्षा जेड एल से ज़्यादा प्रभावी रहेगा। यानी जेड एल को जैसे ही आप परिवर्तित करोगे वैसे ही इसमें करंट का मान है वो चेंज होता जाएगा। तो किसी भी नेटवर्क के लिए सेकेंड पार्ट जो हमें आवश्यकता पड़ी वो है सोर्स। अब इसके बाद में इसमें आती है प्रतिबाधाएं। प्रतिबाधाओं के रूप में एक तो रहती है रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा। रेखीय प्रतिबाधा किसे कहेंगे कि जैसे किसी भी सर्किट में हम कोई भी प्रतिबाधा यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस के रूप में हो, चाहे प्रेरक कुंडली के रूप में हो, चाहे वो हो कैपेसिटर के रूप में। तो जब इसमें किसी प्रकार से आप करंट फ्लो करते हैं या किसी प्रकार से एनर्जी सोर्स को इससे कनेक्ट करते हैं तो धारा और इन दोनों सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों ही नाम बोल सकते हैं हम इसको। जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितने माप का आप करंट फ्लो करवा रहे हो और इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है,
उसका जो ग्राफ है वो अगर सरल रेखीय प्राप्त हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधाओं को हम कहेंगे रेखीय प्रतिबाधाएं। तो रेखीय प्रतिबाधाओं के रूप में केवल और केवल तीन चीजें हम काम में लेते हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र या कैपेसिटर। ये तीनों चीजें हैं रेखीय प्रतिबाधाएं हैं। डायोड, अर्धचालक डायोड, ये सारी चीजें हैं, ये रेखीय प्रतिबाधाओं के रूप में नहीं आती, क्योंकि जैसे आप करंट को फ्लो करोगे तो इसमें जो ग्राफ है विभवांतर के सापेक्ष वो है, वो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिबाधाएं आएगी उसे हम कहेंगे रेखीय प्रतिबाधाएं। अब इसके साथ में ही एक और प्रतिबाधा आती है जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसे कहेंगे? जैसे आप प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र को किसी एक डायरेक्शन में लगाकर उसकी रेखीय प्रतिबाधाओं को ज्ञात करते हैं या उसे रेखीय प्रतिबाधा करते हैं कि यदि आप करंट I को इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस वगैरह थे उनमें जो प्रतिबाधा है वो रेखीय प्राप्त हो रही थी। यदि आप ये करें, धारा का क्रम चेंज कर दें, यानी कनेक्शन अगर प्लस टू माइनस है तो इसको यदि मैं चेंज कर दूं, ये कर दिया माइनस और ये कर दिया मैंने प्लस, यानी करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर भी जो प्रतिबाधा है वो रेखीय ही प्रतिबाधा बनी रहे, यानी डायरेक्शन चेंज होने पर उनकी प्रतिबाधाओं में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसी प्रतिबाधाओं को हम कहेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये तो हो गई इन सभी की बेसिक चीज़ें। लेकिन जब सर्किट का हमें एनालिसिस करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ एक परिभाषाएं हैं, कुछ एक चीज़ें हैं वो सर्किट के बारे में जाननी पड़ेगी। ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये यूजफुल रहती है, और उसके साथ ही एक और चीज़ आती है इसमें जो ज़्यादा बार बार काम में आने वाली चीज़ें हैं, वो है शाखा या ब्रांच। सेकेंड है संधि या नोड। और थर्ड जो चीज आती है उसे बोलते हैं लूप या पास। ठीक है, ये तीन चीजें हैं किसी भी सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज के ज्ञात करने का एक तरीका जो बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीज़ों से बनेगा, जिसमें से शाखा किसे कहते हैं? ये जैसे कोई भी सर्किट है, जिसमें एनर्जी सोर्स ई लगा हुआ है, ये सभी रेजिस्टेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस को अगर ना ले तो ये इन्हें प्रतिबाधाओं का नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इस प्रकार से हम इस सर्किट को नाम दे देंगे। तो शाखा किसे कहेंगे? शाखा कहते हैं जैसे किसी भी एक पार्टिकल, जो भी आप प्रतिबाधा लगा रहे हो, उस पार्ट को शाखा कहा जाएगा। यानी ए से बी क्या हो गई इसकी एक शाखा, बी से सी एक शाखा, बी से ई ये एक शाखा, सी से ई ये एक शाखा, और सी से डी ये भी है एक शाखा। शाखा ये से बोलते हैं ब्रांच। और संधि या नोड किसे कहेंगे? कि वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक जो प्रतिबाधाओं का कनेक्शन है किसी एक बिंदु पर हो जाए तो उसे हम कहते हैं संधि या नोड। जैसे इस सर्किट डायग्राम में हम बोलेंगे बी पॉइंट है, इसे कहेंगे संधि।
सी पॉइंट, इस पर भी एक वायर ये कनेक्ट हो रहा है, एक ये कनेक्ट हो रहा है और एक ये कनेक्ट हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा इसके संधि। बिंदु एफ ये भी है संधि, क्योंकि यहाँ पर बी, एफ और ई का वायर ये तीनों चीज़ें कनेक्ट हो रही है। ई पॉइंट है, इसे भी क्या कह देंगे संधि। तो ये एक प्रभावी चीज़ रहती है जिसमें मोस्टली आप जब भी करंट को मेजर करोगे या फिर हम किसी भी सिरे पर इस प्रतिबाधाओं के दोनों सिरे के ऊपर विभवांतर को मेजर करना चाहेंगे तो उसके लिए संधि की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज आती है लूप या पास। लूप या पास क्या चीज होती है, जैसे किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट जिसमें आप पूरा सर्किल बना सके, यानी करंट है उसमें से फ्लो होते हुए पूरा मान सके, तो वो पार्ट है वो कहलाता है लूप या पास। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप करंट को वेरी करते हैं। जैसे इस वाले सर्किट के अंदर करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, इस पार्ट में जाएगा, इसमें जाएगा और इस प्रकार से ये एक अपना पूरा का पूरा एक सर्किट कंप्लीट करता है। तो इसे हम बोलते हैं लूप या पास। जिसे हम बोलते हैं अगर I1, इसी प्रकार इस वाले पार्ट में ये I2, इसे कहते हैं लूप या पास। ठीक है, तो जो सर्किट एनालिसिस में काम आने वाली मोस्ट चीजें हैं वो केवल और केवल ये दो है, संधि और लूप या पास। संधि है वो हम मेजर करेंगे विभवांतर के लिए, और लूप या पास है ये हम मेजर करेंगे करंट को, कि किसी भी लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए किरचॉफ का एक नियम है, जो कि एक नियम आता है धारा के रूप में और दूसरा आता है विभवांतर के रूप में। जब आप किसी भी सर्किट के लिए धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, और जब आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। तो उसके लिए रहता है किरचॉफ का नियम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट में माना जाता है। थैंक यू।